राधे राधे दर्शकों यह वीडियो एक ऐसी माँ की है जिसकी एक इकलौती संतान एक बेटा ही रहता है। वह बेटा अपनी माँ को एक तीर्थ यात्रा में ले जाकर वहीं पर छोड़ देता है। तो चलिए उस माँ की दर्दनाक घटना जानते हैं कि फिर उस माँ के साथ क्या क्या हुआ। माँ, तुमने सारा सामान रख लिया? माँ, तुम अपने सारे कपड़े रख लो, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ तुम्हें ज़्यादा दिन रुकना पड़े, मतलब हम सबको रुकना पड़े। विकास बात बदलते हुए कहता है। सामने से माँ बोलती हैं, विमला देवी जी कहती हैं कि अरे विकास, कौन सा हमें वहाँ पूरा दिन रहना है, मतलब कि हम लोग वहीं जाके बस ही जाएंगे। कपड़े तो हमने रख लिए हैं, ज़रूरत के ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन रुकना है, तो हमारा क्या, हमारा तो 2 कपड़े में ही गुजारा हो जाएगा, वो मैंने रख लिया है। विशाल वापस से कहता है, नहीं माँ, तुम याद से अपनी सारी चीज़ें रख लो, वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। माँ कहती है कि हाँ, तुम परेशान मत हो, मैंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें तो रख लिया है। हाँ, खाने पीने की चीज़ें मैंने नहीं रखा है, वो बहू को तुम आवाज़ दो, बहू रख लेगी। विकास कहता है कि वो चीज़ें ममता कर लेगी, खाने पीने की चिंता तुम मत करो माँ, तुम सिर्फ अपनी सारी चीज़ें बैग में भर कर लाओ और बाहर निकाल दो। फिर जब गाड़ी आ जाएगी ना, हमने जो एक कार बुकिंग किया है स्टेशन तक जाने के लिए, तो फिर उसमें से आने के बाद फटाफट में आधी चीज़ें तुम उठा पाओगी, आधी चीज़ें रह जाएगी, और फिर गाड़ी में बैठकर कहोगी कि अरे हाँ देखो, ये तो मुझे भूल ही गया। इसीलिए तुम पहले से ही सारी चीज़ें अपना एकत्रित करके लाओ और यहाँ रख दो। विमला देवी जी कहती है कि अरे हाँ भाई हाँ, तुम कितना परेशान हो रहे हो। दरअसल बात ये है कि आज विमला देवी जी के घर में सुबह से ही अफरा तफरी मची थी। सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए मैहर जा रहे थे। विमला देवी का बेटा विकास जब बड़ा हो गया, शादी विवाह का टाइम हो गया, तो उसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उसका थोड़ा सा रंग सांवला था। सांवले रंग होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। विमला देवी जी मैहर वाली माता शारदा से प्रार्थना किया था कि हे माता, जब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं अपनी बेटी और अपने बहू को लेकर आपके दर्शन के लिए आऊँगी। इसी तरह से विवाह के बाद विमला देवी ने 1-2 बार अपने बेटे को याद भी दिलाया कि बेटा विकास, हमें माता के दर्शन के लिए चलना चाहिए, मैंने जो मन्नत रखी थी उसे तुम पूरा करवा दो। विकास बोला, माँ ये काम में उलझा हूँ, इसके बाद चलता हूँ। इसी तरह से कई साल निकल गए और विकास काम में उलझा रहा, समय नहीं आया। 8 साल का बेटा भी हो गया। फिर आखिरकार पता नहीं विकास के और उसकी पत्नी ममता के मन में क्या ऐसे भाव आए कि उन लोगों ने कहा कि माँ चलो, हम लोगों को मैहर जाना है शारदा माता जी के दर्शन के लिए, तुम्हारी मन्नत थी ना, तो चलो वहाँ पर तुम्हारी मन्नत पूरी करके आते हैं, तुम तैयार हो जाओ। इस तरह से विमला देवी और अपने फैमिली के साथ मैहर जाने के लिए तैयार हो गई। सब लोगों ने अपना सामान इकट्ठा किया, गाड़ी मंगवाए हुए समय पर आ गई और वो लोग जो कार मंगवाए थे उसी से बैठकर मैहर जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते भर में विमला देवी जी बस माता जी की प्रार्थना करती रही, माता जी के बारे में सोचती रही। कभी तो वो माता जी के लिए भजन भी गुनगुनाती थी खुशी के मारे कि माँ मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आ रही हूँ। खुशी खुशी एक दिन और एक रात के बाद मैहर पहुँच गए। रात को वो लोग मैहर पहुँचकर वहाँ पर एक होटल बुक करते हैं, शहर में ही होटल ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ अपना सारा सामान रखते हैं। फिर माता के दर्शन के लिए सुबह उन लोगों को जाना था, इसीलिए रात को वो लोग वहीं पर ठहर जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही सब लोग आराम से नहा धोकर मैहर मतलब माता जी के दर्शन के लिए चल देते हैं। बहुत सारी सीढ़ियां हैं माता जी के मंदिर में जाने के लिए। ऊपर ऊंची पहाड़ की चोटी पर शारदा माता जी का मंदिर बना हुआ है। उस मैहर की ऊपर चोटी में जाने के लिए नीचे से सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। लिफ्ट भी बनाई गई है। तो विमला देवी जी ने कहा कि मुझे लिफ्ट नहीं, मुझे सीढ़ियों से जाना है, मुझे माता जी ज़रूर बुलाएंगी। इस तरह से विमला देवी जी अपने आप में हिम्मत करते हुए माता जी का नाम पुकारते हुए जय माता दी आवाज़ देते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती गई। अब उनके हाथ में मोबाइल था, थोड़ा वो थक भी गई थी, तो उन्होंने अपना मोबाइल और अपना पर्स अपने बेटे के हाथ में दे दिया।
कि ये तुम संभाल के रखो, मैं थोड़ा आराम से चढ़ूँगी खाली होकर। इसी तरह से कुछ घंटों के बाद ही विमला देवी और उनका पूरा परिवार ऊपर की चोटी तक पहुंच जाता है, जहां की मैहर वाली शारदा माता जी विराजमान हैं। वहां पहुंचकर वो लोग लाइन लगाते हैं और धीरे धीरे लाइन आते ही उन लोगों को भी माता जी के दर्शन हो जाते हैं। फिर वहां पे और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं ऊपर में ही, कई मतलब स्थानों के देवी देवता विराजमान हैं। दर्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, तो वो लोग वहाँ भी दर्शन करते हैं। इसके बाद विमला देवी जी कहते हैं कि चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बैठ जाते हैं, चलो बहू बैठते हैं। तो उनका 8 साल का मुन्ना भी रहता है, पोता, वो भी साथ में बैठ जाता है। सब लोग आराम से बैठकर वहाँ पर लिया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं और पहाड़ की ऊपर चोटी से नीचे देखते हैं। बहुत ही सुंदर और धार्मिक स्थल है, मनोरम दिख रहा था, सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पर कुछ टाइम तक विश्राम करने के बाद विकास कहता है कि माँ अब दोपहर होने चली है, अब चलो, इधर मुन्ने को भी भूख लगी है, नीचे ही खाना मिलता है, जब हम लोग सारी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाएंगे। इस तरह से वो लोग सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते हैं। करीब करीब 3-4 बजने लगता है। फिर सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विमला देवी जी कहती हैं कि अब होटल में चलो, जहाँ हम लोगों ने कमरा लिया है, मुझे आराम करना है और अब मैं बहुत थक भी गई हूँ। इस तरह से सब लोग होटल के कमरे में जाते हैं। इधर ममता के पैर में थोड़ी सी मोच भी आ जाती है। इस तरह से सब लोग होटल पहुँच जाते हैं। होटल में 2 कमरे बुक किया था विकास ने, एक अपनी माँ के लिए, एक अपने लिए, जिसमें उसकी पत्नी और उसका बेटा था। ममता देवी के साथ मुन्ना सोने की जिद करने लगता है, कहता है मुझे दादी के पास ही आराम करना है। तब विकास कहता है कि नहीं, तुम हम लोगों के साथ आओ, तुम दादी को अकेले सोने दो, तुम दादी को परेशान करोगे, सोने नहीं पाएगी माँ। विमला देवी जी कहती हैं कि अरे नहीं बच्चा, मुझे कहाँ परेशान करेगा, उल्टा मुझे अच्छा लगेगा मेरे पास रहेगा, तो तुम लोग जाओ अपने कमरे में आराम करो। तब विकास कहता है नहीं माँ, देख रही हो इसके पैर में भी चोट आई हुई है, अगर ममता के पास ये रहेगा तो इसका भी मन लगा रहेगा। मुझे कुछ सामान लेने या इसके लिए दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं नीचे जाऊँगा, तो ये अपनी माँ के साथ रहेगा, तो ममता को अच्छा लगेगा। विमला देवी जी सोचती हैं कि बात तो सही है। फिर कहती है मुन्ना से कि ठीक है मुन्ना, हम लोग सुबह मिल लेंगे, तुम जाओ अपनी माँ के साथ ही। इस तरह से ममता देवी अपने कमरे में आराम से सो जाती हैं। थके होने की वजह से ममता देवी जी जब सोती हैं तो उनकी नींद सुबह ही खुलती है, और जब वो सुबह नींद खुलते ही उठकर देखती हैं, अपने बेटे के कमरे में जाती हैं कि अब देखिए हमारे बेटे और बहू क्या कर रहे होंगे। तो उन्हें ये क्या देख के बिल्कुल हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उनके कमरे में तो ताला बंद था बाहर से। वो अंदर आ जाती हैं अपने कमरे में, सोचती हैं कि शायद कि सुबह ही उठ के विकास गया होगा ममता के लिए दवाइयाँ लेने, या कि मुन्ना को कुछ खाने के लिए लेने गया होगा, या फिर हम सबके लिए नाश्ता लेने गया होगा। इस तरह से कई विचार ममता देवी जी के मन में आते हैं। फिर ममता देवी जी कुछ टाइम के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद वापस जाती हैं, तो उसी तरह से ताला बंद पड़ा रहता है। वो सोचती हैं कि शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर ममता देवी अपने कमरे में आती हैं और इसी तरह से वो फिर से जाती हैं कुछ 1-1.5 घंटे के बाद, तो देखती हैं कि फिर से ताला बंद है। अब इसी तरह से ममता देवी को चिंता सताने लगी कि आखिर बात क्या है, और दोपहर के 1 बजने लगा, अभी तक विकास आया नहीं, कहीं वो लोग किसी समस्या में तो नहीं है। ममता देवी जी जो कमरे में थीं वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कमरा था, इसीलिए वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाती हैं, जहाँ से उन्होंने कमरा बुक करवाया था। ये चीज़ उन्होंने देखा था, तो वहीं जाकर वो वहाँ पर बात करती हैं। वहाँ पर 2-3 लड़कियाँ बैठी हुई थी जो ये कार्यभार संभाल रही थी। तो वो उनमें से एक लड़की से कहती हैं कि बेटा, मेरा लड़का और मेरी बहू कुछ बोल कर गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, वो सुबह से दिख नहीं रहे। तब वो लड़की कहती है कि किस नाम से होटल बुक था। वो कहती हैं कि मेरे बेटे का नाम विकास, और उनके साथ में एक 8 साल का लड़का भी था, और मेरी बहू भी। क्या वो तीनों लोगों को आपने जाते देखा है? तब वो कहती है कि हाँ, वो लोग तो सुबह ही ये होटल छोड़ दिए हैं, यहाँ से होटल छोड़कर वो लोग सुबह चले गए। ममता देवी जी कहती हैं कि होटल छोड़कर कैसे चले जाएंगे, मैं हूँ ना, मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे, आपसे कोई गलती हो गई, एक बार आप वो रजिस्टर तो उठाइए जिसमें सबका नाम लिखा रहता है।
उनकी खुशी के लिए कृतिका रजिस्टर उठाकर देखती है और कहती है कि देखिए वो लोग जिस होटल में थे उसका मतलब दोनों कमरे का 2 दिन का पूरा बिल पेमेंट कर दिए हैं, जिसमें आप हो और बाजू वाले का। होटल कल सुबह खाली करना है, लेकिन उन लोगों ने बोल के गए कि ये हम लोग जा रहे हैं, और ये देखो चाबी भी हमारे पास रख के गए हैं उस कमरे की। ममता देवी कहती हैं कि कोई ज़रूर भूल हो रही है आपसे, मेरा बेटा ज़रूर किसी मुसीबत में है, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता। उनको भरोसा नहीं। इस तरह से वो ऊपर आ जाती हैं। उनके आते ही वो लड़की कृतिका कहती है अपने साथ बैठी हुई लड़कियों से कि देखो ये माँ बेचारी अपने बेटे के लिए कितनी चिंतित हो रही है, और इधर इसका बेटा इसे होटल में यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर चला गया। ना जाने कितने लोग अपने माता पिता को भीड़ का बहाना लगाकर छोड़ देते हैं, मंदिर में बैठाकर चले जाते हैं, होटल में छोड़कर चले जाते हैं। आज इस माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसका दिल मानता ही नहीं है। ममता देवी कमरे में आकर अपने बैग में से कुछ तलाशने लगती हैं, देखने लगती हैं कि मैं अपने बेटे को फ़ोन तो लगाऊं, लेकिन उन्हें याद आता है कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त कल ही मैंने फ़ोन अपने बेटे के हाथ में दे दिया था, और मैंने अपने पैसे वाला पाकिट भी दे दिया था। अब तो ना उनके पास 1 रुपये बचा था और ना ही उनकी मोबाइल उनके पास थी। संयोग बस उनके में एक डायरी पड़ी थी और एक कार्ड पड़ा था। उनके मोहल्ले की ही एक टेलर की दुकान का कार्ड था। वो वही डायरी और कार्ड लेकर नीचे जाती हैं और कहती हैं कि इस डायरी में मेरे बेटे और बहू का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप फ़ोन लगाओ। तो कृतिका फ़ोन लगाती है, लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठाता। बेटे का नंबर बंद आता है और बहू का नंबर कोई उठाता ही नहीं है। फिर वो कार्ड देकर कहती है कि देखो ये मेरे गांव का कार्ड है, यहीं पर मेरा घर है। अगर मैं यहाँ पहुँचूँगी तो मैं ज़रूर पता लगा लूँगी कि मेरे बेटे के साथ कोई मुसीबत तो नहीं हुई है। इस तरह से वो कृतिका कहती है कि माँ जी आप चलिए कमरे के अंदर, आप इस तरह से यहाँ पर परेशान हो रही हैं, और भी आने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, तो इससे होटल में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ऐसा लगेगा कि होटल लफड़े वाला है, कुछ तो लफड़ा हुआ है इस यहाँ पर। वो उनको ऊपर लेके आती है, और लेकिन जैसे ही वो अंदर लेकर आती है वो क्या देखती है कि उनको रास्ते में ही चक्कर आ जाता है, क्योंकि ममता देवी सुबह से ना मुँह में पानी डाली थी ना खाने का एक नेवाला। कमजोरी की वजह से उन्हें चक्कर आ जाता है। कृतिका खाना मंगवाती है अपनी तरफ से और उन्हें खाने को देती है। कहती माँ जी पहले आप ये खाना खाइए, और आज के लिए आप इस होटल में हैं, आज रात आप रुकिए, कल सुबह तक हो सकता है जैसा आप बोल रही हैं वैसा ही हो, आपका बेटा लेने आ जाए, आप चिंता मत कीजिए, अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। इस तरह से कृतिका शाम को उसकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो चली जाती है घर। इधर ममता देवी बहुत चिंतित रहती हैं, उनसे न खाया जाता न कुछ पिया जाता। लेकिन जब सुबह कृतिका अपनी ड्यूटी पर आती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ का जो होटल का मैनेजर है वो ममता देवी का एक हाथ में बैग और एक हाथ से उनका हाथ पकड़कर घसीट के होटल से बाहर निकाल रहा था। तभी कृतिका को गुस्सा बहुत ज़ोर से आता है और वो कहता है कि सर ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती, आपके घर में माता पिता नहीं हैं, आप ऐसे ही अनाथ पले हैं। इस तरह से मैनेजर कृतिका के मुंह से बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कृतिका तुम क्या बातें कर रही हो, इस बुढ़िया के लिए तुम ऐसा बोल रही हो, तुम भूल गई हो कि मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और तुम यहाँ पर नौकरी करती हो। तुमको अगर इतना ही रहम आ रहा है इस बूढ़ी औरत पर तो तुम इसकी होटल का बिल चुका क्यों नहीं देती हो, और इसे जितने महीने रखना है जितने दिन रखना है तुम इसी होटल में रखो, मैं कौन सा निकालने वाला हूँ। कृतिका कहती है सर अभी तो होटल के बहुत सारे कमरे खाली हैं, आप एक कमरे में अगर इस औरत को रहने देते हैं तो उसमें क्या आपका चला जाएगा, जब आपका होटल अच्छी तरह से भर जाएगा कोई खाली नहीं रहेगा तब आप निकाल सकते हैं इनको। कृतिका के इस तरह से कहने पर मैनेजर और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किस तरह से होटल चलाना है, मैं इस होटल का मालिक नहीं हूँ, मैनेजर हूँ, मुझे जितना कहा गया है मैं उतना ही कर रहा हूँ, और तुम अगर ज़्यादा बोली तो तुम्हें भी नौकरी से निकलवा दूंगा। कृतिका कहती है कि सर मैं ऐसे नौकरी में रहना भी नहीं चाहती,
जहाँ ना किसी की इज्जत हो, ना दर्द को समझा जा सके। आप क्या निकालेंगे? मैं खुद ही ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। इस तरह से कृतिका वहाँ से उस औरत को लेकर बाहर निकल जाती है। अब वो बाहर आकर मन में सोचने लगती है कि अरे मैं लेकर तो आई हूँ माँ जी को, लेकिन मैं लेकर कहाँ जाऊँ? मैं तो खुद ही अपने मामा मामी के घर पर आश्रित हूँ। फिर उसे याद आता है कि क्यों ना मुझे मामा से बात करना चाहिए, क्योंकि मामी तो बहुत ही खतरनाक औरत थी, लेकिन मामा थोड़ा ठीक ठाक थे, कृतिका को समझा करते थे। इसीलिए कृतिका ने अपने मामा जी को फ़ोन लगाया। गलती से उनके मामा ने स्पीकर पर कर दिया था फ़ोन, और जैसे ही कृतिका इधर से सारी बात बताती है, कहती है कि मैं आज रात के लिए माँ जी को यहाँ लेकर आ सकती हूँ क्या? वहाँ से मामी चिल्लाती है, अरे तुझे भी आने की ज़रूरत नहीं है, एक तो तेरा बोझ हम लोग उठा रहे हैं, क्या कम है? और ऊपर से तू नौकरी भी छोड़ दी है उस औरत के लिए। अब तो तू मेरे घर पे बिल्कुल भी मत आना। मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं तेरे लिए। इस तरह से वो परेशान हो जाती है कृतिका। फिर सोचती है कि जो माँ जी ने कार्ड दिखाया है उसी पते पर मैं माँ जी को ज़रूर छोड़ कर आऊँगी। कृतिका अपने बैंक में से कुछ पैसे निकालती है अपने अकाउंट से और माँ जी को कहती है, चलिए माँ जी, मैं आपको सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि आपके घर तक छोड़ सकती हूँ, इस पते तक। उसके बाद आप खुद ही देख लेना कि आपको क्या करना है। कृतिका लेकर माँ को चल देती है, और जब माँ जी के गाँव में पहुँचती है तब माँ जी उस दुकान से अपने घर तक जाती हैं, और वहाँ पर क्या देखती हैं कि उनके मौत का वहाँ पर शोक मनाया जा रहा था। उनका चौथा चल रहा था वहाँ पर। माँ जी के इस तरह से चौथे पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, और सब माँ इधर उधर आजू बाजू से निकल कर जा रहे थे। माँ जी ने सब कुछ देखा कि उनकी तस्वीर में हार चढ़ाया हुआ है। वो चुपचाप घर के पास जाती हैं, तभी देखती हैं कि सारे मेहमान जा चुके थे। घर के अंदर उनका बेटा, उनकी बहू और पोता एक साइड में बैठे हुए थे। बहू की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, आखिर आप भी एक चालाक बेटा ही निकले। कितनी चालाकी से अपनी माँ से पीछा छुड़ा लिए, वरना वो बुढ़िया इस घर से कभी जाने वाली नहीं थी। तभी उनका बेटा विकास कहता है कि हाँ ममता, तुमने भी तो अच्छा साथ दिया। अगर हम ऐसे ही निकाल फेंकते तो ये ज़मीन और ये जगह, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ हमारे नाम कैसे होता? अब माँ जो मर गई है, हम यहाँ लोगों को कुछ भी बता दें, सब लोग यही समझेंगे ना। तब ममता कहती है, अरे मर थोड़ी ना गई है, हम लोगों ने मार दिया है, या कि हम लोगों ने मार देने का बहाना किया। जाए बुढ़िया वहीं तीरथ में अपना आराम से रहे। बहुत मन्नत मानी थी ना कि हमें तीरथ जाना है, अब हम वहीं छोड़ कर आ गए, अब रहे तीरथ में। इस तरह से कहकर वो लोग हंसने लगे। तभी विकास कहता है, बस एक काम हो जाए कि माँ का मृत सर्टिफिकेट बन जाए, उसके बाद सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा। इतना सुनकर उसका दिल नहीं करता कि वो माँ को अंदर छोड़कर आए। कृतिका माँ को वहाँ से लेकर बाहर आ जाती है। माँ जी बहुत रोने लगती है। कृतिका के पास कुछ पैसे रहते हैं, वो वहीं शहर में एक सस्ता सा होटल लेके और जाती है। होटल में माँ जी के साथ रुक जाती है। तभी माँ जी रोते रोते, उन्हें रात को अचानक से ध्यान आता है कि मैं क्यों रो रही हूँ। अभी भी घर का जो प्रॉपर्टी है सब कुछ मेरे नाम है, जो मेरे पति कमा कर दे गए हैं, तो कुछ पैसे भी मेरे नाम पर ही बैंक बैलेंस है। इसी सब के लिए तो मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल कर मारने का यहाँ पर ढोंग रचाया है कि मैं मर गई हूँ। अब इनके हाथ में कुछ नहीं आने दूंगी। इस तरह की सोच विमला देवी कृतिका को बताती हैं। कृतिका भी एक समझदार लड़की थी। वो कहती है, कल सुबह ही आप यहाँ के किसी वकील के पास चलिए। कृतिका सुबह उन्हें वकील के पास जाकर सारी बातें बताती है। वकील उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस के साथ उनके घर पर लेके जाता है। सब लोग सुबह आराम से चाय नाश्ता कर रहे थे, ठहाके मार मार के हंस रहे थे कि अब कितना अच्छा लग रहा है। जितने दिन बुढ़िया घर में थी तो उसकी पसंद का बनाओ, तेल कम डालो, मिर्ची कम डालो, अरे खाना भी ठीक से नसीब नहीं हुआ। यही बातें अंदर से आ रही थी। तभी उन लोगों ने दरवाज़ा बाहर से खटखट खटखट खटखटाया। बाहर आकर बेटा दरवाज़ा खोलता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है।
उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, सन्न रह जाता है। तभी उसके कुछ ना बोलने पर ममता भी दरवाजे तक आती है और वो भी देखकर अचंभित हो जाती है। साथ में पुलिस और वकील, माँ और एक लड़की। तभी विमला देवी जी कहती हैं कि इन्हें पकड़ लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए साहब, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वहीं पर वो दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। ममता देवी उस लड़की को लेकर कृतिका को घर के अंदर आ जाती हैं और पोते को भी घर में रखती हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती, क्योंकि ममता का भाई भी एक वकील ही था और इधर वो पैरवी करके अपनी बहन और अपने जीजा को छुड़ा लेता है। और इधर विमला देवी पुलिस स्टेशन में जाकर खास पुलिस को सूचना देती हैं कि ये लोग मेरे घर के आसपास भी ना भटकें, मैं इन लोगों को देखना नहीं चाहती, इन लोगों से मुझे खतरा है। एक वकील की सहायता से इस तरह से पुलिस में कंप्लेंट करवा देती हैं। जब विकास और ममता दोनों छूट रहे होते हैं तो पुलिस उन्हें लास्ट वार्निंग देती है कि तुम लोग अब घर में नहीं जाओगे और ना ही अपनी माँ के आसपास दिखोगे। तुम्हारी माँ ने ऐसा कंप्लेन किया है, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। इस तरह से विकास अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक किराए के घर में रहने लगता है। इधर विमला देवी जी अपने घर में कृतिका को रख लेती हैं। कृतिका भी उन्हें माँ के जैसे प्यार करती है। दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद विमला देवी जी कृतिका के लिए एक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा देती हैं। जिस लड़के से विवाह होता है उसके माता पिता नहीं थे, वो लड़का अनाथ था। इसी वजह से वो लड़का विमला देवी जी के साथ ही रहने लगता है। विमला देवी जी को एक अनजान बेटे और दामाद के रूप में सहारा मिल जाता है और कृतिका को एक माँ मिल जाती है। वह लड़का उसी शहर में एक नौकरी ढूंढकर करने लगता है। कृतिका घर का ध्यान रखती है और विमला देवी जी की सेवा करती है। इस तरह से विमला देवी जी अब बहुत खुश और अपनी सारी पिछली बातों को भूलकर भगवान के स्मरण में अपना दिन बिताने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। क्या आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दूसरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलती हूँ एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। अपने माता पिता का ध्यान रखें और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करें।